हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसओ चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया 18 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज के शिफ्ट का यह पहला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि m का 30% n के 80% के बराबर है, तो m और n का रेशियो क्या है। तो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दीजिए। परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से इसको काटेगा तो 6 5 30 और 6 से इसको काटेगा तो 36 18। यहाँ से आपको मिल गया 5m इक्वल टू 3n, यानी कि m और n का रेशियो यहीं से आ गया 3:5। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है √289 क्या होता है, 17। और 17 में जब आप 127 जोड़िएगा, 17 प्लस 127 हो जाएगा 144। और 144 को जब आप रूट से निकालिएगा तो 12 बाहर आ जाएगा, यानी कि इस टोटल का वैल्यू आ गया 12। अब 388 प्लस 12 400 हो जाएगा। रूट के अंदर 400 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें आपको रिलेशन देखना है कौन सा रिलेशन सही है। जब हम बात करेंगे √6 प्लस √2 और एक तरफ है √5 प्लस √3 की, तो दोनों को आप स्क्वायर करके देख लीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी नंबर को कंपेयर करना हो रूट के नंबर्स को, तो हम लोग स्क्वायर करके देख लेते हैं, यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो जब हमारे पास दो नंबर है, एक है √6 प्लस √2 और एक नंबर है √5 प्लस √3, हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 प्लस 8 प्लस 2√ab यानी कि 2√12। और यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा यानी कि 5 प्लस 3 8 प्लस 2√5 और 3 15। आप यहाँ से देखिए कि 8 तो दोनों में कॉमन है ना, तो बड़ा कौन सा नंबर होगा। यहाँ पे 2√12 है, यहाँ पे 2√15 है, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों नंबर्स में से ये नंबर बड़ा होगा √5 प्लस √3। तो कौन सा रिलेशन सही है, दो सही है। लेकिन आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन गलत है, तो एक और तीन गलत हो जाएगा ना, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता है एक वितरक से मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से 4 उपन्यास के अंकित मूल्य पे 5 उपन्यास खरीदता है। यदि वह फिर इन उपन्यासों को ग्राहक को अंकित मूल्य पे 5% की छूट देके बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज कितना है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज है उसका। तो यहाँ से मैंने बताया था सेम टाइप के सवाल आप लोगों को कि इसमें हम करते क्या है कि मान लेते हैं यदि बुक का प्राइस मार्क्ड प्राइस 10 रुपया था, एक बुक का मार्क्ड प्राइस 10 रुपये का था, तो सवाल ये बोल रहा है कि उसने 5 बुक खरीदे 4 बुक के प्राइस पे, मतलब उसने 50 की चीज़ खरीदी, 5 बुक खरीदे, तो 5 बुक का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 50। एक बुक का मार्क प्राइस 10 तो 5 बुक का मार्क प्राइस 50। उसने 5 बुक खरीदे लेकिन पैसे सिर्फ 4 बुक के दिए, यानी कि सीपी उसका कितना पड़ गया, 40। ठीक है, 10 गुना 4। अब अगला लाइन बोल रहा है कि फिर उसने क्या किया, बुक सेलर ने, उसने 40 में खरीदा था और उसका मार्क्स प्राइस बुक का कितना था, 50, तो मार्क्स प्राइस पे 5% का छूट देके बेच दिया। तो जब आप मार्क्स प्राइस 50 पे 5% का छूट देंगे तो यानी कि ₹2.5 का छूट देंगे। तो आपने इस पे ₹2.5 का छूट देके जब बेच दिया तो कितने में बेचा, 47.5 में बेचा। 50 की चीज़ में ₹2.5 का छूट यानी कि 5% का छूट दिया, 47.5 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ से, 7.5 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो 7.5 कितना परसेंट है ये निकालना है आपको, किसका, 40 का, क्योंकि सीपी तो 40 ही है उसका। तो यहाँ से आपको परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। 40 से 100 2.5 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, और जब इस 75 को आप देखिएगा तो 75 कुछ नहीं है, ये क्या है, 2.5 इंटू 3 है ना। अब इसको देखिए आप, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625, 625 गुना 3 1875। ऑप्शन नंबर बी। आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को 28 दिन और 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया और बी ने बचे हुए काम को 17 दिनों में पूरा किया।
अब ये पूछ रहा आपसे कि ए ने छोड़ने से पहले कितने दिनों तक काम किया था, मतलब सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि ए ने कितने दिनों तक काम किया था। तो हम इनका पहले कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो ए और बी की जब हम बात करेंगे, एक 28 दिन में काम कर सकता है और एक 35 दिन में। तो इनका एलसीएम जो है उसको काम मान लेते हैं, यानी कि एलसीएम है 140 होगा। इसको काम मान लेते हैं, कितना काम था। तो ए की कैपेसिटी यहाँ से निकल के आ जाएगी। ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड, ठीक है। ए की कैपेसिटी हो जाएगी 4, सॉरी 28 पंचे 140 ना। ए की कैपेसिटी हो जाएगी 5 और बी की कैपेसिटी हो जाएगी 4, ठीक है। दोनों की कैपेसिटी निकल गई। अब दोनों ने स्टार्टिंग में साथ में काम किया था, तो मिक्स कैपेसिटी इनकी 5 + 4 मतलब 9 की कैपेसिटी से मान लेते हैं दोनों ने x दिन तक काम किया था। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने अकेला काम किया, तो बी की अकेले की कैपेसिटी कितनी है, 4। 4 कैपेसिटी से बी ने 17 दिन काम किया। तो कितना काम कर लिया होगा, 17 गुना 4, 68 काम। काम टोटल कितना है 140, हो कितना गया था, बाद में कितना किया 168, यानी कि पहले कितना काम हुआ होगा 72। तभी तो इन दोनों को जोड़ के 140 मिलेगा। तो यदि पहले 72 काम हो चुका था जब ए और बी ने मिलकर किया था 9 की कैपेसिटी से, तो 9 गुना 8 तो ही तो 72 होगा ना, यानी कि ए और बी ने पहले स्टार्टिंग में 8 दिनों तक काम किया था। तो कितने दिनों तक काम किया था, ऑप्शन नंबर ए 8 दिन तक। आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है x + 1/x का वैल्यू 4 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसके लिए आपको अलग अलग से x का पावर 6 + 1/x का पावर 6 का वैल्यू चाहिए, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 का वैल्यू चाहिए, x² + 1/x² का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यदि x + 1/x a होता है, ठीक है, तो x² + 1/x² a² - 2 होता है, ठीक है। अब देखिए चूंकि हमने इसका स्क्वायर किया तो हमें ये मिल गया। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे x का पावर 4 + 1/x का पावर 4, अब हमने इसका स्क्वायर किया तो ये मिला। तो वैल्यू में भी क्या करेंगे, सेम चीज़। यदि ये इक्वल टू बी है तो ये क्या हो जाएगा, b² - 2 हो जाएगा, ठीक है। आपको और एक चीज़ याद रखने की जरूरत है कि यदि x + 1/x = a है, तो x का क्यूब + 1/x³ क्या होता है, a³ - 3a होता है, ठीक है। उसी तरह से x का पावर 6 + 1/x का पावर 6 जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा bq - 3b। सेम चीज़, ये चीज़ मैंने x + 1/x के पे क्यू करके कर दिया, ठीक है। और सेम चीज़ हम x² + 1/x² का जब क्यूब करेंगे तो सेम चीज़ हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको जो याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी जब आपको x + 1/x की वैल्यू पता है, और दूसरा x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी। हालांकि बहुत टफ भी नहीं है, आप जैसे ही स्क्वायर या क्यूब कीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम सीधा इस पे जो हमारे पास है उसको हम पुट करते हैं। यदि x + 1/x = 4 दिया हुआ है तो ये तो 4 है a की वैल्यू, ठीक है। तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर - 2, यानी कि 16 - 2 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम देखें कि x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 क्या कितना हो जाएगा, तो b = 14 है ना, तो 14 का स्क्वायर -2 यानी कि 196 - 2 194। इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इसकी ज़रूरत है। तो यदि b की वैल्यू हमारे पास 14 है, 14 है, तो bq - 3b कितना हो जाएगा, 14 का क्यूब 27 से 44, 1 से 25 तक का क्यूब और स्क्वायर तो याद रखना होगा आप लोगों को। तो 14 का क्यूब 27 से 44, ये हो गया 27 से 44, और माइनस में 3b यानी कि 14 या 42, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 27 से 2 आ गई। अब यहाँ पुट कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो x³ + 1/x³ कितना है, 27 से 2 आ गया हमारे पास, माइनस में 3 इंटू एक्स का पावर 4 + 1/x का पावर 4 कितना है, 194 है ना, तो हो जाएगा 194, और प्लस में 4 इंटू x² + 1/x² कितना है, 14 है, 14। जब आप यहाँ से देखिएगा तो ये आपको मिलेगा 27 से 2 माइनस 200 दिया 600 में से 18 यानी कि 582, और प्लस 14 चौके 56, ठीक है। अब देखिए 2700 में से अब 500 के आसपास घटा रहे हैं,
ठीक है, 27 में से आप 500 घटा रहे हैं, सबसे पहले आप इसका यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए। 2 में से 2 माइनस जाएगा 0, और 0 में जब 6 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए या डी ही होगा हमारा। बी और सी में तो 6 है ही नहीं यूनिट डिजिट में। दूसरा चीज़, ये सब हमें बार बार करके देखने की जरूरत नहीं है। आपका नज़र जैसे ही इस पूरे पे जाएगा, आपको दिख जाना चाहिए कि इसका आंसर ए और सी में से ही कोई एक होगा, ए और डी में से। ठीक है, अब जब देखिएगा आपकी 2700 है, और 2700 में से आपने 500 माइनस किया, तो जो आंसर होगा वो 2200 के अराउंड होगा ना। ठीक है, तो 2200 के अराउंड एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये वाला 582 और 56, ये माइनस में है, 582, 56 प्लस में है, तो 500 के अराउंड वैल्यू दे देगा ना ये। और 27 में से जब आप 500 घटाइएगा तो 2100, 2200 के आसपास। तो 2200 के आप ए और डी में 2200 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। आप इसको, बहुत छोटा सा था वैसे, कैलकुलेट करके भी देख सकते थे, जो आपको आसान लगे। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि रीना ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पे 1200 रुपये उधार लिए। ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 432 रुपये दिए, तो ब्याज की दर कितनी थी? ठीक है, सवाल ये है कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही टाइम है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग आर मान लेते हैं, R%, तो जो टाइम है वो आर ईयर्स है। ठीक है, आर ईयर्स के लिए उसने लिया, और जो टोटल उसने इंटरेस्ट दिया 432 रुपये का दिया सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट पे जब हम निकालते हैं तो क्या होता है? पी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, यही तो इंटरेस्ट होता है ना टोटल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1200 रुपये पे R% के रेट पे, आर ईयर्स के लिए, डिवाइडेड बाय 100, कितने रुपए का ब्याज बन रहा है? 432 का। तो यहाँ से आप डबल जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 432/12, यानी कि 12×2 = 36, और 4×3 = 7 = 72, यानी कि 36 बन जाएगा ये, 12×3 = 36 और 12×6 = 72। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी यहाँ से। 6% बोल लीजिए, 6 साल बोल लीजिए, दोनों सेम है। आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने दो अलग अलग स्कीम्स में 20,000 रुपये लगाए, और उसमें से जो एक हिस्सा है 4 साल के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, और दूसरा हिस्सा उसी अवधि के लिए, मतलब सेम 4 साल के लिए ही 10% सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, और उसको जो दूसरे पार्ट से ब्याज मिल रहा है, वो पहले भाग से जो ब्याज मिलता है उससे 2240 रुपये अधिक है टोटल 4 सालों में। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो दूसरा स्कीम है उसमें कितने पैसे लगाए थे इसने। मतलब सीधा सीधा सवाल ये है कि 20,000 रुपये है, दो अलग अलग पार्ट में बांट रहा है, एक पार्ट को, दोनों पार्ट को इन्वेस्ट कर रहा है। पहले पार्ट को जहाँ इन्वेस्ट करता है वहाँ से उसको 8% का रिटर्न मिलता है, दूसरा पार्ट जहाँ इन्वेस्ट करता है वहाँ से उसको 10% का रिटर्न मिल रहा है, और दोनों के रिटर्न में, 4 साल के रिटर्न में 2240 रुपये का गैप है। मतलब जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है दोनों से, उन दोनों के इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है 4 सालों में, वो 2260 है। तो 1 सालों में इंटरेस्ट का गैप कितना होगा? 560। ठीक है, यदि हम एक, क्योंकि हम सवाल जो बनाएंगे वो 1 साल का ही मान के बनाएंगे, हमें तो पार्ट ही चाहिए ना, कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कितना होगा। तो हम मान लेते हैं सारा कुछ एक ही साल पे चल रहा है, तो 1 साल पे डिफरेंस कितना हो जाएगा? 560, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और 10%। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल ये है कि 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है दो पार्ट में, 20,000 रुपये, इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक ये पहला पार्ट है और एक दूसरा पार्ट। एक पे 8% का रिटर्न मिल रहा है पर एनम, और एक पे 10% का पर एनम। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे। यदि सवाल को यूनिक तरीके से करना है आपको, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, नहीं तो आपको एक्स मान के इस सवाल को बनाना ही पड़ेगा। या तो आप इस सवाल को एक्स मान के बनाइए, या तो थोड़ा सा सोचिए। जब आप थोड़ा सा सोचिएगा तो आप क्या सोचिएगा कि 20,000 रुपये उसको दो पार्ट में बांटा ना हमने, और एक पार्ट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है बड़े वाले पार्ट से, वो 560 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन ये, यदि हम इसको साइड रख दें, इस 560 रुपये को, और ये सोचें कि दोनों से इंटरेस्ट सेम मिल रहा हो हमको, मतलब 20,000 को हम ऐसे बांटेंगे कि दोनों से हमें सेम इंटरेस्ट मिल जाए। और जब भी सेम इंटरेस्ट मिलता है ना, तो जो रेशियो होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उसका उल्टा रेशियो हो जाता है प्रिंसिपल का, कि हमने कितने पैसे लगाए थे। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए, कि हमने जो पैसे लगाए थे उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा था उसमें कोई गैप ही नहीं था, 560 रुपये का, दोनों से सेम इंटरेस्ट मिल रहा था। तो यदि दोनों से सेम इंटरेस्ट मिल रहा था, तो यहाँ पे तो 8% है, यहाँ पे 10% है,
तो हमें प्रिंसिपल को 10 और 8 रखना होगा, उल्टा इसका 8 और 10 का उल्टा रखना होगा, तभी तो हमें जो इंटरेस्ट यहाँ से मिलेगा। देखिए 10 का 8% 0.8 और 8 का 10% ये भी 0.8, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट समान हो जाएगा। ये कब होगा? ये तभी होगा जब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब जो रेट है आर है उसका जो रेशियो है उसका उल्टा रेशियो कर देंगे हम लोग प्रिंसिपल का। ठीक है, मतलब 8 और 10 का रेशियो था रेट का, तो हमने प्रिंसिपल का रेशियो कर दिया 8 और 10। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों पार्ट से जो इंटरेस्ट मिलेगा, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एक ये वाला पार्ट हो गया। दोनों पार्ट से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो समान रहेगा, लेकिन हमें समान चाहिए नहीं ना, हमें दूसरे वाले पार्ट से मतलब इस पार्ट से 560 रुपये ज़्यादा चाहिए। तो 560 रुपये ज़्यादा चाहिए मतलब 560 रुपये का इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, तो 560 रुपये यदि ज़्यादा चाहिए तो ये 10 और 8 के रेशियो के अलावा इसके पास 5600 रुपये और भी होने चाहिए थे ना, तभी तो ये 5600 का 10% 560 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। अभी तक तो हमने इसको बस बराबर किया, यहाँ से यहाँ तक तो हमने इसको बराबर किया था। एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक तो हमने इसको बराबर किया कि ये बराबर हो जाए पहले। अब एक बार ये बराबर हो गया तो अब हम डिफरेंस को वहाँ लगा देंगे। हम देख रहे हैं कि 560 रुपये का हमें डिफरेंस चाहिए, तो इसको 5600 रुपये ज़्यादा देना होगा, तभी तो 5600 का 10% इसके पास 560 रुपये ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, अब सवाल बन गया, सवाल ये बन गया कि इनको पैसे बांटने हैं 20,000 को, कि एक पोर्शन 5600 आप साइड कर दीजिए पहले, इस 5600 को पहले आपको साइड करना होगा और जो पैसे बचेंगे उसको 10:8 के रेशियो में बांट देना होगा। तो आप 20,000 में से जब 5600 साइड करेंगे, ये 5600 हमने साइड रख दिया और उसको बचे हुए अमाउंट को, तो कितना अमाउंट बचेगा? 14,400 बचेगा। 20,000 में से 5600 जब हमने साइड कर दिया तो 14,400 बचा, उसको 10 और 8 में बांट देंगे, यानी कि 18 रेशियो में बांट देंगे। आपसे दूसरे वाला हिस्सा पूछ रहा है ना, तो हमको 8 का रेशियो 8 का हिस्सा निकालना होगा, क्योंकि ये 8 का हिस्सा प्लस 5600 है, तो हम 8 का हिस्सा यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल 18 हिस्सा इक्वल टू 14,400, तो 18 अट्ठे 144, यानी कि ये हो जाएगा 6400 प्लस 5600, यानी कि जो दूसरा वाला पार्ट है वो कितना? 12,000। ठीक है, इस सवाल को यदि आप समझ गए इस तरीके को, तो बस आपको समझने में थोड़ा सा समय देना है, उसके बाद ये बहुत ही आसानी से बनने वाला सवाल है। ठीक है, आप यदि इस प्रोसेस को एक बार समझ लीजिएगा तो इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक पर्वतारोही है, चट्टान पे चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग करता है। यदि चट्टान का जो हाइट है, वर्टिकल हाइट, वो 35 मीटर है और रस्सी समतल जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो शीर्ष तक पहुंचने के लिए मिनिमम कितने रस्सी की लंबाई चाहिए? तो देखिए ये जो है, मान लेते हैं ये चट्टान का हाइट है, ठीक है, और ये दिया हुआ है 35 मीटर, ठीक है, और ये जमीन है। अब जमीन से चट्टान के शीर्ष पे एक रस्सी खींची जाती है, मतलब एक रस्सी बांधी जाती है और रस्सी जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी है वो रस्सी है, ए सी जो है वो चट्टान का ऊंचाई है और सी बी जो है वो जमीन है। अब देखिए, जब आप देखिएगा 1030, तो 1030 होता क्या है? 1/√3 होता है ना, यानी कि 30 के सामने जब आप देखिएगा तो ये 1 होना चाहिए था और ये √3 होना चाहिए था, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो ये कितना हो जाता पाइथागोरस से? 2 हो जाता, क्योंकि इसके बीच की एंगल 90 है ना। तो यदि एक का वैल्यू 35 है तो आपको दो का वैल्यू चाहिए, क्योंकि यही तो रस्सी है ना, ए बी का लेंथ ही तो रस्सी है। तो एक का वैल्यू 35 है तो दो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 70 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, रस्सी का लंबाई कितना है? 70 मीटर। अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक मार्बल, स्फेरिकल मार्बल है, मतलब एक गोलाकार कंचा, वो गोली खेलने के लिए आप लोग यूज करते हैं ना, वो, सॉरी आप लोग नहीं यूज करते हैं एक मार्बल है जो स्फेरिकल है शेप में और उसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और मार्बल को एक क्यूब के अंदर रखा गया है और वो जो क्यूब है उसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आप लोगों से पूछ रहा है कि मार्बल को जब हम लोग क्यूब के अंदर रखते हैं तो जो बचा हुआ एरिया है, मतलब जो बचा हुआ वॉल्यूम है क्यूब का, वो कितना होगा? मतलब सीधा सीधा ये है कि 10 सेंटीमीटर का कोई क्यूब है, 10 सेंटीमीटर
साइड का, और उसके अंदर हम लोगों ने एक मार्बल रख दिया, एक गोला रख दिया, जिसका त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि गोला रखने के बाद कितना वॉल्यूम बच गया, किस में, क्यूब में। तो सबसे पहले हम क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे। यदि क्यूब 10 सेंटीमीटर साइड का है तो उसका वॉल्यूम 10 का क्यूब, यानी कि 1000 क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। 10 का क्यूब होता है, और माइनस जो हमारा गोला है उसका आयतन, उसका वॉल्यूम। गोला का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना है, 4 है, तो 4 का क्यूब 64। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा 1000 माइनस पाई की जगह 22/7 रखिएगा, तो ये हो जाएगा 22/7 × 21, नीचे 3 एक पहले से था, और गुना में 64। ठीक है, ऑप्शन चूंकि दूर दूर है तो आप इस 21 से 22 को काट सकते हैं सीधा सीधा। 1000, हालांकि कटेगा नहीं, हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, जो थोड़ा बहुत फर्क आएगा वो ऑप्शन में मैनेज हो जाएगा, ऑप्शन दूर दूर है। तो ये आ जाएगा 1000 माइनस 64 चौके 256, यानी कि आंसर जो आएगा वो 744 के आसपास आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक दो हेमीस्फीयर है, मतलब अर्धगोला है, और दोनों का रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और दोनों को पिघला के एक तीसरा अर्धगोला बनाया जाता है, नया नया हेमीस्फीयर बनाया जाता है। तो पूछ रहा है जो हेमीस्फीयर बनाया जा रहा है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, और ये अप्रोक्स है, तो इसमें आप लोग वो मत लगा दीजिएगा कि पाई है तो 11 का मल्टीपल होगा, ये सब टेक्निक मत लगाइएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। जब भी अप्रोक्स बोले ना तो ना ही यूनिट डिजिट लगता है, ना ही आपका डिजिटल सम लगता है, ना ही डिविजिबिलिटी लगता है, तो कोई भी टूल काम नहीं करता है जब भी अप्रोक्स में आंसर आए। तो अब इसको बनाना ही पड़ेगा आपको, तो हम बनाते हैं। यदि दो अर्धगोले को मेल्ट करके एक तीसरा गोला बनाया गया है तो उसका जो रेडियस निकालते हैं हम सीधा सीधा क्यूब करके निकाल देते हैं। रीजन ये है कि यदि किसी भी चीज को पिघला के दूसरा चीज बना रहे हैं तो दोनों का आयतन तो बराबर होना चाहिए ना, वॉल्यूम तो बराबर होना चाहिए। तो पहले वाले गोले का वॉल्यूम जो है वो 2 का क्यूब होता, और जो दूसरा वाला गोला है उसका वॉल्यूम 4 का क्यूब होता। ठीक है, रेशियो की बात कर रहे हैं इसलिए हम, वैसे तो गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लेकिन रेडियस बदलने से इन सब की वैल्यू तो नहीं बदल जाएगी ना, पाई आर क्यूब। एक सेकेंड, आर के क्यूब है ये। ठीक है, रेडियस बदलने से इसकी वैल्यू तो नहीं बदलेगी, ये एज इट इज रहेगा, इसलिए इसको हम लोग लिखते नहीं है जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो, क्योंकि इसमें कोई चेंज आता ही नहीं है। तो 2 और 4 का क्यूब लिख लेंगे, इक्वल टू होगा जो नया हमारा अर्धगोला बना है, हेमीस्फीयर बना है, उसका रेडियस का क्यूब, तो उसका रेडियस आर मान लेते हैं क्यूब। तो यहाँ से आप देखिएगा 2 का क्यूब कितना 8, और 4 का क्यूब 64, यानी कि 64 72 इक्वल टू आर का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से जो आर मिलेगा आपको वो मिलेगा 72 का क्यूब रूट, 72 का पावर 1/3। इसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो गया हमें। अब आते हैं हम सवाल पे, हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सवाल बनाएंगे। यदि सवाल में कुछ हो पाया तो इसको फिक्स कर देंगे, इधर उधर नहीं हो पाया तो अप्रोक्स में आंसर निकालना है, हमें अप्रोक्स में निकाल लेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनर जो सवाल देता है ना वो कभी नहीं चाहता है कि आप कैलकुलेट करें। ठीक है, तो मैंने ये बात पहले भी बताई आप लोगों को कि बिना कैलकुलेशन के आप 90% सवाल बना सकते हैं। आपको लगता होगा कि नहीं इसमें कैलकुलेशन करना ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है, वो हम आपको सिखा देंगे धीरे-धीरे। जैसे ही आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम कैलकुलेशन से हर जगह बच सकते हैं। मतलब मोस्टली जगह 95% जगह तो आप बच ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने सारे टूल्स होते हैं ना, इतने सारी चीज़ें होती है कि आप सब कुछ, जब भी आप कोई सवाल बनाने बैठे ना तो पूरा गणित लेके बैठे। आपको जितना गणित आता है वो सारा का सारा उसमें लगा दें एक बार में। ठीक है, आइए अब सवाल पे आते हैं। सवाल में बोल रहा है कि जो अप्रोक्स एरिया है हेमीस्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया, तो हेमीस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब हमें इसमें आर की वैल्यू पुट करनी है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। 3 पाई आर स्क्वायर होगा क्या, 3 × 1.4, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, और आर है हमारा कितना 72 का पावर 1/3, यानी कि हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा 72 का पावर 2/3। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 गुना
3.14 कितना हो जाएगा? 9.42 और गुना 72 का पावर 1/3, ठीक है, सॉरी 2/3 है, तो इस पूरे का पावर 2 समझ लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ से जब आप ऑप्शन देखिएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि यदि इसकी वैल्यू, ये जो हमारे पास 72 का पावर 1/3 है, यदि ये 64 का पावर 1/3 होता, मतलब 64 का क्यूब होता, तो वैल्यू क्या निकल के आता? 4। तो इसकी वैल्यू 4 से ज़्यादा होगी, जो मैंने यहाँ शेड किया हुआ है, ठीक है, इस कलर से, उसकी वैल्यू 4 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, लेकिन यहाँ पे 72 है, तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4 से ज़्यादा आएगी। तो यदि इसकी वैल्यू 4 से ज़्यादा आएगी, तो यदि 4 भी मान लें, तो जो हमारा आंसर आएगा वो उससे ज़्यादा होगा ना। तो इसको यदि 4 मान रहे हैं, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास आंसर होगा 9.42 इंटू 16 से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने 16 ही माना, फिर भी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, 16 नवा 144 और 16 चौके 64, 150 प्लस इसकी वैल्यू आएगी। 150 प्लस वैल्यू तो हमारे पास एक ही डेटा में है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि मैंने क्या किया है ना, इस 72 के पावर 1/3 को 4 मान लिया है, जो कि होगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने 4 मान लिया, मतलब लोअर साइड पे माना है, तो 4 का स्क्वायर जो 16 होगा वो भी लोअर साइड पे होगा, मतलब इस टोटल वैल्यू को मैंने लोअर साइड पे लेके चला हूँ, तो हमें 150 मिला है। तो आंसर कितना होना चाहिए? 150 से ज़्यादा होना चाहिए ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक घनाभ है, क्यूबाइड है, और उसके साइड्स को 10% बढ़ाया जाता है, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा? तो मान लेते हैं घनाभ का जो साइड है वो 10 था, और 10 से हमने 1 बढ़ा दिया, 11 कर दिया। 10% का मतलब कितना होता है? 1/11, यानी कि 10 में 1 बढ़ाना, यानी कि हमने उसकी साइड को 10 से बढ़ा के 11 कर दिया, तो उसका वॉल्यूम 10 का क्यूब से बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 का क्यूब, मतलब उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 से 11 का क्यूब 1331, कितना बढ़ गया? 331 बढ़ गया। 331 कितना परसेंट होगा? 33.1%, 1000 का। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक शंकु है, कोन है, और उसको आधार के समानांतर एक समतल द्वारा दो भागों में काटा जाता है, जिससे ऊपरी भाग का कुल आयतन 1/8 है, कुल आयतन का। तो छोटे शंकु की ऊंचाई का मूल शंकु की ऊंचाई से अनुपात क्या है? देखिए, सेम सवाल कल के शिफ्ट में बताए थे, वहां डेटा अलग था, थोड़ा सा बना सकते इसको आप लोग इजिली। यदि आपको ये पता चल गया, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऊपरी भाग का जो आयतन है वो 1/8 है कुल आयतन का, ठीक है, ऊपरी भाग कुल आयतन का 1/8 है, यानी कि यदि टोटल वॉल्यूम 8 है, तो जो छोटा वाला पोर्शन है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ये हाइट का क्या होता है? क्यूब होता है ना। मैंने कल बताया था कि यदि शंकु को हम, कोई शंकु है हमारे पास ऐसे, उसको यदि हम समानांतर एक लाइन के, इस लाइन के मान लेते हैं समानांतर, हमने काट दिया, इस लाइन के समानांतर काट दिया, तो इनका जो हाइट का रेशियो होता है h1 और h2, उसका क्यूब हो जाता है क्या चीज़ का रेशियो? उसके वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। यदि इस पूरे की हाइट h1 है और इस छोटे वाले कोन की हाइट h2 है, तो इसके वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा? h1 का क्यूब और h2 का क्यूब। आपको वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 8:1, ये बड़े वाले शंकु का है और ये जो हमने टुकड़ा काटा था उसका है, तो इसके हाइट का रेशियो कितना आ जाएगा? इसको 2 का क्यूब और इसको 1 का क्यूब तो लिखा जा सकता है ना। तो यदि हमारा वॉल्यूम का रेशियो है, तो हाइट का रेशियो कितना होगा? इसका क्यूब रूट ही होगा ना। तो क्यूब रूट जब निकालेंगे तो 2 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा, और 1 का क्यूब रूट 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हाइट का रेशियो हो गया किसका? बड़े वाले शंकु और छोटे वाले शंकु जो हमने काट के निकाला। आपसे पूछ उल्टा रहा है, छोटे वाले शंकु और बड़े वाले शंकु का ऊंचाई पूछ रहा है, तो 1:2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें आपको साइन ए का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है, कोस बी का वैल्यू 12/13 दिया हुआ है, और a प्लस बी 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो साइन ए प्लस बी पूछ रहा है। आपको इसके लिए ये जानना जरूरी है पहले कि साइन ए प्लस बी होता क्या है। तो साइन ए प्लस बी जो होता है वो होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी
और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। यहाँ पे साइन ए हमें पता है, कॉस बी हमें पता है, हमें निकालना है कॉस ए। तो देखिएगा 3, 4 और 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है यदि, तो साइन ए 3/5 है तो कॉस ए 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 और 13 और 5, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। आपको ट्रिपलेट याद रखना है, छोटे छोटे जो ट्रिपलेट होते हैं, एक तो 3, 4, 5 होता है, एक 5, 12, 13 होता है। ठीक है, जो ट्रिपलेट है उसमें आप किसी चीज़ से गुना कर दीजिएगा तो वो भी उसका मतलब वो भी ट्रिपलेट ही होगा। 3, 4, 5 यदि ट्रिपलेट है तो आप इसकी जगह 6, 8 और 10 भी लिख सकते हैं, वो भी ट्रिपलेट होता है। अब यदि यहाँ आते हैं तो ये भी 12 और 13 है, तो एक 5 छूट रहा है ना, तो 5 इसके साथ ट्रिपलेट का नंबर होगा, तो यानी कि हम बोल सकते हैं जो साइन बी होगा हमारा वो 5/13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप रख दीजिए इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू आपको मिल गई है। साइन ए कितना है 3/5, कॉस बी कितना है 12/13, और प्लस कॉस ए कितना निकाला हमने 4/5, और साइन बी कितना निकाला हमने 5/13। यहाँ से 65 तो कॉमन ही है सभी में, 13×5 = 65, ये हो जाएगा 12×3 = 36 और पंचों के 20, 56/65, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है और बोल रहा है कि एक मीनार की छाया 40 मीटर लंबी है। ये कोई मीनार है, इसकी छाया 40 मीटर लंबी है। ठीक है, मीनार की छाया जमीन पर पड़ी 40 मीटर लंबी, और जो सन है उसका एंगल 45 डिग्री है। ये सन का एंगल 45 डिग्री है। जब ये 45 होता है तो 10, 45 1/1 होता है, यानी कि उसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों समान हो जाएगा। तो बेस यदि 40 दिया तो परपेंडिकुलर भी 40 हो जाएगा, यानी कि मीनार का हाइट कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल है, ये कोई लाइन का इक्वेशन है और ये लाइन 3, 8 से पास करती है, तो m का वैल्यू निकालना है। तो यदि कोई लाइन 3 और 8 या किसी भी कोऑर्डिनेट से पास होती है तो उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू उसमें रखने पे उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, यानी कि जब आप 3, 8 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई होगी। तो 3, 8 की जगह y की जगह आप 8 रख दीजिए और m x की जगह 3 रख दीजिए +2, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3m = 6, m = 2, ऑप्शन नंबर डी, m का ही वैल्यू पूछ रहा है आप लोगों से। अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 2π/3 रेडियन है, और पहले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल और दूसरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सेम सवाल है, बार बार यही सवाल पूछ रहा है, आई थिंक 4 या 5 बार पूछ चुका है सेम ही सवाल। 2π/3 कितना होता है, ये भी तो 120 डिग्री होगा, पाई की वैल्यू जब आप 180 रखिएगा तो। एक सर्कल में दो त्रिज्या खंड है और दोनों सेम ही एंगल बना रहे हैं, तो दोनों का एरिया भी तो सेम होगा ना, तो दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। अगला सवाल, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक नियमित अष्टभुज मतलब रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगन, आई थिंक ऑक्टागन बोलते हैं अष्टभुज को, ठीक है, उसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल पूछ रहा है। तो आप लोगों को मैंने कल के शिफ्ट में ही बताया था कि किसी भी पॉलीगन का जो टोटल इंटरनल एंगल होता है वो क्या होता है n-2 × 180, यही तो होता है। ठीक है, किसी भी पॉलीगन का टोटल इंटरनल एंगल होता है n-2 × 180, और पूछ रहा है यहाँ पे प्रत्येक इंटीरियर एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, तो टोटल साइड से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल इंटीरियर एंगल ये हो गया, और जब इसको साइड से डिवाइड कर देंगे तो इच इंटीरियर एंगल मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण मिल जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अष्टभुज है ना, तो n की वैल्यू 8 है, 8 रख दीजिए यहाँ पे। तो 8 - 2 6 गुना 180/8। ठीक है, 8 में से 4 इसको काट देगा 45, और बचा हुआ 2 इसको काट देगा 3, यानी कि इस इंटीरियर एंगल कितने का आ गया 135 डिग्री का, ऑप्शन नंबर बी। आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज है मतलब ट्रेपेजियम है। तो आप लोगों को बताया था मैंने, जो ट्रेपेजियम होता है उसमें दो साइड सामने सामने के समानांतर होते हैं। ठीक है, और इसमें दिया हुआ जो समानांतर भुजाएं हैं वो 3:5 के रेशियो में है। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और इसका टोटल क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो यदि इसके साइड्स को हम लोग मान लें 3x और 5x, समानांतर साइड्स जो हैं वो 3x और 5x हैं, तो जो एरिया होता है समलंब चतुर्भुज का, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समानांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, समानांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट, यही होता है। ठीक है, तो ये 1/2, समानांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 3x और 5x यानी कि 8x, और इंटू हाइट, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, एरिया भी दिया हुआ है 240। आप लोगों को यही निकालना है कि 3x और 5x का वैल्यू कितना होगा, मतलब उसके समानांतर भुजाएं का लेंथ क्या होगा। तो यहाँ से 10 से काट दीजिए 24, 48, x की वैल्यू 6 आ गई, 8 से 48। यदि x की वैल्यू 6 आ गई तो आपका समानांतर भुजाएं कितने आ जाएंगे 3x और 5x है ना, यानी कि 18 और 30, 6 5 6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एबीसी की जो भुजाएं हैं वो है AB 5 है, BC 6 है, AC 7 है, तीनों साइड्स दिया हुआ है, और जो ट्रायंगल ए XYZ है वो ट्रायंगल ABC के सर्वांग है। तो XYZ का परिमाप पूछ रहा है। देखिए ट्रायंगल ABC और XYZ यदि सर्वांग है तो दोनों ट्रायंगल सेम है ना, कॉन्ग्रुएंट। यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग होते हैं, तो वो सेम ट्रायंगल होते हैं, कहने का मतलब सेम ही ट्रायंगल है वो। ठीक है, तो यदि सेम ट्रायंगल है तो उसका परिमाप भी तो सेम ही होगा ना, पेरीमीटर भी सेम ही होगा। तो एबीसी का पेरीमीटर निकाल लीजिए, वही पेरीमीटर हो जाएगा XYZ का। तो एबीसी का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीनों साइड्स पता है, तीनों को जोड़ दीजिए, 5 6 11 7 18, इसका पेरीमीटर 18 हो गया, तो XYZ का भी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 18। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, आपसे x प्लस 1/x पूछ रहा है, तो इसी को स्क्वायर करके -2 अभी मैंने बताया था 2-3 सवाल पहले, कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होता था, a स्क्वायर -2 होता था। तो यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a स्क्वायर -2 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 -2 14, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते अगले सवाल पे। ये है, इसमें कोट ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, आप लोगों से साइन ए माइनस कोस ए निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, कोट ए होता क्या है, ये पता है आप लोगों को, कोट ए होता है b बटा p, यानी कि इसकी वैल्यू 2/1 है ना, यानी कि b की वैल्यू आपको पता है 2 और p की वैल्यू पता चल गई 1। जब आप इसमें पुट कीजिएगा तो साइन ए होता क्या है, साइन ए होता है p/h, यानी कि 1/h, p की वैल्यू 1 है। माइनस कॉस ए कितना होता है, कॉस ए होता है b/h, यानी कि b की वैल्यू पता है 2/h, यही तो होगा। अब जब आप यहाँ से देखिएगा तो आपको आंसर दिख जाएगा कि ये -1/h आ रहा है ना। अब आपको h निकालने की जरूरत है क्या इसमें, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख गया माइनस, दिख गया, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी -1/h। ठीक है, वैसे आप h निकाल भी सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर जोड़ के आप रूट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो h इक्वल टू √5, यहाँ पे आप h रख दीजिए -1/5 √100। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल है, उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और एक बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, और यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो P से वृत्त के केंद्र की दूरी कितनी है। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट आप लोगों को और पता है 7 24 25, ये भी एक ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ से आप सीधा सीधा आंसर बी मार सकते थे। ठीक है, यदि आपको ये समझ में आ गया सवाल पढ़ के कि फिगर कैसा बन रहा है, तो नहीं समझ में आया तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा कि एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल का एक सेंटर है और एक बाहर कोई पॉइंट है P, उससे एक टेंजेंट खींचा जाता है स्पर्श रेखा। मैंने बताया था कि जब भी टेंजेंट का जो टचिंग पॉइंट होता है वहाँ से आप रेडियस को मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनती है 90 डिग्री की बनती है। ठीक है, आप लोगों को इस टेंजेंट का लेंथ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका रेडियस भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है कि P से O का डिस्टेंस, मतलब P से केंद्र की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो आप लोगों को ट्रिपलेट पता है 24 7 और 25 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं।
ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है विड्थ के बाहर एक बिंदु से विड्थ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। यदि एक स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी कितनी होगी? ये भी तो 12 ही होगी। सेम सवाल रिपीट हुआ है। यदि किसी भी पॉइंट से हम दो टेंजेंट खींचते हैं किसी सर्कल पे तो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है, तो एक 12 है तो दूसरा भी 12 होगा। ठीक है, आते हैं आज के अगले और आखिरी सवाल पे। इसमें इसका वैल्यू निकालना आपको। ठीक है, इस टाइप का भी सवाल पहले 2-3 बार पूछ चुका है। इसमें हम करेंगे क्या, ये 0.04 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 0.02 और इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं 0.01 इंटू 2 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। और डिवाइडेड बाय क्या है ये, तो इसको लिख सकते हैं क्या 0.02 इंटू 10 का क्यूब। ठीक है, प्लस 0.01 इंटू 10 का क्यूब। मुझे बस ऊपर वाले और नीचे वाले टर्म को सेम बनाना है ताकि ये कट जाए। अब जैसे इसमें हम 2 का पावर क्यूब कॉमन करेंगे, ये क्यूब है, 2 का पावर क्यूब कॉमन करेंगे तो ऊपर में जो टर्म बनेगा वो हो जाएगा 0.02 का क्यूब और प्लस 0.01 का क्यूब। और नीचे से जैसे ही हम 10 का क्यूब कॉमन करेंगे तो नीचे भी सेम चीज़ बनेगा, जो ऊपर बना है सेम चीज़ नीचे बनेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 2 का क्यूब बटा 1000, या तो ये बोल सकते हैं कि 2 बटा 10 का क्यूब। और 2 बटा 10 का क्यूब का मतलब क्या कितना हो गया, 1 बटा 5 का क्यूब, यानी कि 1 बटा 125, और 1 बटा 125 0.008 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1000 को जब आप लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो 125 मिलता है। अब इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, और यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, यदि आप लोगों को ये लग रहा है कि हम एक शिफ्ट का सवाल बताने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और आपको कम समय में सीखना है, तो आप देखिए, यदि आपको सीखना है तो थोड़ा समय देना होगा। ज़्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम हर सवाल को बहुत डीप में बता रहे हैं कि उसके क्या-क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, और भी आप उसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या बेस्ट अप्रोच क्या होगा, हर कुछ बता रहे हैं। क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आप यदि कोई एक सवाल सीखने आए ना, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।